आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधार सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के कुछ एमसीक्यूज। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें आज का, आइए जान लेते हैं विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स विटामिन। सबसे बड़ा साइज का और कॉम्प्लेक्स विटामिन है और इसमें एक कॉरेन न्यूक्लियस होता है। विटामिन बी 12 जो है चार नियरली आइडेंटिकल यानी लगभग एक जैसी संरचना वाले चार फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और ये हैं साइनोकोबालैमिन, हाइड्रोक्सीकोबालैमिन, एडिनोसाइल कोबालैमिन और मेथिल कोबालैमिन. All forms of vitamin B12 contain biologically rare cobalt positioned in the center of Corrin ring. तो ये सभी जो फॉर्म्स हैं जो विटामर्स कहलाते हैं, इन सभी में एक बात कॉमन है कि उनमें इस तरह से कॉरेन न्यूक्लियस होता है और जिसके सेंटर में कोबाल्ट होता है। तो ये कॉरेन न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं, जिसमें ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं 5 मेंबर्ड वो इसमें जुड़े हुए हैं आपस में और 1 2 3 4 ABCD इनको मार्क किया हुआ है। ये 5 मेंबर रिंग्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कुछ और बातें। देखिए, ये सेंटर में कोबाल्ट न्यूक्लियस है। ये एक संरचना है विटामिन बी 12 के एक फॉर्म की और आप देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ इसका केलेशन है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। इसके साथ ही हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि ये कॉरेन न्यूक्लियस के जो रिंग्स थे वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जैसे ही इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है यानी केलेशन होता है तो 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड इस तरह के रिंग्स इस केलेशन के या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन की वजह से इस तरह के 6 सदस्यीय और एक 5 मेंबर्ड रिंग बनता है। आइए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व। द कीलेट रिंग्स मेड बाय मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड इन विटामिन बी 12 आर। तो विटामिन बी 12 में कौन सा रिंग पूछा है इन्होंने? कीलेट रिंग पूछा है, यानी कोबाल्ट ने जो नाइट्रोजन के साथ कोबाल्ट ने जो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था उसकी वजह से जो रिंग बनते हैं उनका साइज़ क्या है वो पूछा है। 1 5 मेंबर्ड एंड 3 6 मेंबर्ड, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी जो ये दिए हुए हैं 4 6 मेंबर्ड ये भी गलत था। 3 5 मेंबर्ड 1 6 मेंबर्ड, दिस वाज रॉन्ग और एंड दिस वाज आल्सो रॉन्ग। अभी हमने वो संरचना देखी है जिसमें एक 5 मेंबर्ड और 3 6 मेंबर्ड रिंग्स केलेशन की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, जो हमें जाननी है या ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है कि जब कॉम्प्लेक्सेस में MER मर लिखा हुआ हो तो उसका मतलब मेरिडियनल होता है। मेरिडियनल क्या है? अधिकतर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। इसमें लिगेंड्स, एक तरह के जो लिगेंड्स हैं वो एक प्लेन पर होते हैं और कुछ इस तरह से एक प्लेन पर होते हैं कि दूसरे तरह के एक जैसे लिगेंड्स के द्वारा बनने वाले प्लेन को वो आपस में काटते हैं। यहाँ देखिए ये तीन NH2 NH3 हैं और ये तीन Cl हैं और इन दोनों के जो प्लेन्स हैं या तल हैं जिस पे वो स्थित हैं वो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। ये जो है सिस ट्रांस लिगेंड्स इसके अंदर होते हैं मेरिडियनल में। आप देख सकते हैं कि ये ए और ए एक तरह के अगर लिगेंड हैं तो ये ट्रांस हैं और फिर ये देखिए ये दोनों सिस हैं या फिर आप ये कह सकते हैं ये दोनों सिस हैं। तो सिस और ट्रांस जो पोजीशन है लिगेंड्स की वो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हमें प्राप्त होती है। यहाँ देख सकते हैं कि ये तीन Cl एक ही तल पर हैं और ये CN और CN ये दूसरे तल पे हैं और ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये दोनों तल आपस में एक दूसरे को। सो लेट अस नो व्हाट इज़ देयर इन द क्वेश्चन। देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि 13
31P HNMR। तो 31P जो ब्रैकेट में H है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि H डीकपल्ड यानी प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रम है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि हाइड्रोजन अगर है एल्काइल ग्रुप में तो वह 31P जो आइसोमर है, NMR है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगा, उसके सिग्नल्स को स्प्लिट नहीं करेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और दूसरा ये इन्होंने दिया हुआ है एक कि जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे उसमें मेर लिखा हुआ है। हमने मेर मीन्स मेरिडियनल अभी अभी हमने देखा था। तो हम देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए R 3 है और PR 3 है और Cl 3 है। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। तो ये मेटल आयन हमने बीच में रखा, ट्रांजिशन मेटल है, उसका I इज इक्वल टू 0 है, यानी ये भी NMR एक्टिव नहीं है। तो हाइड्रोजन कपलिंग नहीं कर रहा है, डीकपल हो गया है, जो कि ब्रैकेट में हाइड्रोजन को दिखाया था। ट्रांजिशन मेटल को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तो जो 31P NMR है उसमें केवल फॉस्फोरस की वजह से सिग्नल आएंगे। तो इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेजोनेंस। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रेजोनेंस मतलब हम क्या उम्मीद करते हैं? रेजोनेंस मीन्स जो सिग्नल्स आएंगे उसका अर्थ है। तो अब हमने जैसे ही इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये 2 एंटी और यहाँ पर ये दूसरे प्लेन, ये दूसरी जगह पे इस वाले ऑक्टाहेड्रल के इस प्लेन पर, लेकिन इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, एक प्लेन इन तीनों को अगर जोड़ा जाए, दूसरा प्लेन जो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं फॉस्फोरस की क्या कंडीशन है। ये जो फॉस्फोरस दोनों हैं 180 ऑपोजिट, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। हमें मालूम है कि NMR में जितने प्रकार के स्पीशीज़ होंगे, अगर 1H NMR कर रहे हैं तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, और 13C कर रहे हैं तो जितने प्रकार के कार्बन होंगे, या 31P कर रहे हैं तो जितने प्रकार के फॉस्फोरस होंगे, उतने प्रकार के NMR सिग्नल या रेजोनेंस हमको प्राप्त होंगे। सो ये दोनों एक तरह के हैं, इनको नंबर 1 डाल देते हैं। और ये जो PR है, यहाँ जो फॉस्फोरस है वो दूसरी तरह का है, क्योंकि इसका एकदम नियर बाय जो नेबर है वो Cl है, और ये जो है ये आपस में जो इनका रिलेशन है इन दोनों ग्रुप्स के साथ, और इसका जो रिलेशन है वो सेम टू सेम है। तो ये दोनों जो हैं वो उनका एनवायरनमेंट, उनकी पोजीशनिंग एकदम एक जैसी है और 180 ऑपोजिट है ये, और जबकि ये इन दोनों से ये अलग है। इस वजह से 2 प्रकार के फॉस्फोरस हुए और 2 प्रकार के NMR सिग्नल्स हमको मिलेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसान था, जिसको बेसिक नॉलेज के साथ हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हमें अगले जो MCQ है उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। दैट इज़ माइकल रिएक्शन या माइकल एडिशन रिएक्शन क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल जो कि एक बेस के प्रेजेंस में तैयार होता है। जो सबसे कॉमन है वो है इनोलेट का बनना, जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड से मिला है, या कोई भी और न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। वो 1,4 एडिशन करता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर। और जो ये C माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये चौथे कार्बन पर 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से चौथे नंबर पर आके जुड़ता है। ये जो हमने अभी नंबरिंग की 1, 2, 3 एंड 4, ये IUPAC नंबरिंग के हिसाब से नहीं है। ये नंबरिंग है रिएक्शन को समझने के लिए, या रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझने के लिए। ये यहाँ ऐड होता है, और आपको मालूम है कि ये कार्बोनाइल जो
पाई बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को जाते हैं, और उसी तरह से ये बॉन्ड जो है, ये 4 और 5 जो यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, और यहाँ एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाता है इस अटैक की वजह से, इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से। और फिर ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकला था वह प्रोटॉन आके इस हाइड्रोजन पे जुड़ जाता है और इनॉल बनता है। लेकिन इनॉल क्योंकि कम स्टेबल है, इसलिए उस इनॉल का फिर ये टॉटोमेरिज्म होता है, और जिसकी वजह से ये कीटो, यहाँ हाइड्रोजन था पहले ऑक्सीजन के साथ और इनॉल बना था, डबल बॉन्ड यहाँ था, और फिर उसका रीअरेंजमेंट हुआ और फिर वो या आप कह सकते हैं उसका टॉटोमेरिज्म हुआ, जो प्रॉपर टर्म है वो टॉटोमेरिज्म है। तो यहाँ सी डबल बॉन्ड वो वापस बन जाता है, और जो यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था वो यहाँ आ जाता है। कुल मिलाकर अगर आप ओवरऑल देखें तो हमको यूँ महसूस होगा कि 4 और 3 पर ही एडिशन हुआ है, जबकि तीसरे पे जो हाइड्रोजन आया है वो टॉटोमेरिज्म की वजह से हुआ है, एडिशन यहाँ पर 1 4 पर था। खैर, तो हमें ये मालूम हुआ या हमें ये ध्यान है कि माइकल एडिशन में 1 4 एडिशन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल का या इनोलेट का एडिशन होता है और बेस की उपस्थिति में होता है। तो ये पहली जानकारी है। दूसरी और तीसरी जानकारी और देख लेते हैं। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो नंबर 1 और इस आर ग्रुप के बीच में था, वो शिफ्ट होके 3 और आर के बीच में शिफ्ट हो गया है। इसी तरह से पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिना ग्रुप के भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। आपको वो MN शिफ्ट के नाम से जाने जाते हैं, सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं। जो यहाँ आपको खास ध्यान देने वाली बात है कि ये अनकैटलाइज्ड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होते हैं। अनकैटलाइज्ड, कीप इट इन माइंड, इसको ध्यान में रखिएगा। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। ये 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर सिग्मा के 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ शिफ्ट हुए हैं और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये 3 और आर के बीच में शिफ्ट हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट में इन्वॉल्व हैं। और ये देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 4, और ये जो 1 और आर के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है 2, यानी टोटल 2 2 एंड 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ये यहाँ से आके यहाँ जुड़ जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ था अब वो यहाँ आ गया है, ये जो डबल बॉन्ड था अब ये 2 और 1 के बीच में आ गया। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इसमें ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बनाने में इन्वॉल्वमेंट था। तो दूसरा एक है वैगनर मिरवीन रीअरेंजमेंट। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वैगनर मिरवीन रीअरेंजमेंट जो है वो 1 2 रीअरेंजमेंट होता है, और जिससे कि लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन से मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। आप देख सकते हैं कि 1 2 एल्काइल शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर ये कार्बोनियम आयन बना जो कि सेकेंडरी था, और यहाँ गुंजाइश थी कि जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है उसको मान लो उसके साथ उसको नंबर 2 कर लीजिए, और ये नंबर 1 अगर आप कह सकते हैं जिस पे अल्काइल ग्रुप है, तो 1 से ये 2 में आया, जस्ट अपने नेबरिंग कार्बन पर आके ये ग्रुप जुड़ गया ताकि ये प्लस चार्ज जो है वो यहाँ आ जाए। और हम देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये अब टर्शरी कार्बोनियम आयन है जो कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है। अब इसमें बाद में हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और एल्कीन बनेगा, वो अलग बात है। जो की स्टेप है, जो मेन स्टेप है, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका चेंज होना, इसमें ये खास वैगनर मिरवीन का स्टेप है। एक और रीअरेंजमेंट हम देख लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। इसे कहते हैं एल्डर ईन रिएक्शन। यहाँ पर एक ईन होता है जो कि ये ईन होता है जिस पर कि एक एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होना ज़रूरी है।
इसके अलावा ये एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कई बार एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। और एक होता है इनोफाइल। ये इन ऐसा जिस पर एक एलाइलिक हाइड्रोजन यानी जो हाइड्रोजन शिफ्ट हो सके वो होना चाहिए। और जब इस तरह से देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और अब देख सकते हैं कि इस तरह का 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड था वो उस दिशा में शिफ्ट हो गया जिस दिशा से एक ग्रुप का लॉस हुआ इन से एक ग्रुप लॉस हुआ, इनोफाइल में जाके जुड़ गया और साथ ही इन और इनोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बना। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना और इन ने एक हाइड्रोजन या एक ग्रुप लूज़ किया, खोया, और वह यहाँ के इनोफाइल में आके जुड़ गया। तो ये जो रिएक्शन होती है वो हीट या लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से मिलता जुलता हमको लग सकता है, लेकिन सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेट अस डू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, सी डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि COOET है तो इसका मतलब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इसमें एक बेस है और इस तरह से जो आप देख सकते हैं रिंग क्लोजर हो चुका है। तो 4 चॉइस अपने को दे रखी है। सबसे पहले जैसे हमने कैटलिस्ट देखा और हमने देखा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, तो उसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी देखा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट के लिए 1-2 शिफ्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला कार्बन यानी ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में यहाँ बॉन्ड बना है, तो किसी भी तरह से ये 1-2 शिफ्ट का एग्जाम्पल नहीं है। और यहाँ पर अगर आप ये भी न माने कि चलो 1% भी आपको शक हो रहा हो, तो इस जगह पे एक जो है प्लस चार्ज का क्रिएट होना, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात ये है या यहाँ पर प्लस चार्ज का क्रिएट होना नहीं हो पा रहा है, ये जो रिएक्शन कंडीशन है उसमें नहीं हो पाएगा। माइकल एडिशन के लिए हमको एक इस जगह पे C- की ज़रूरत थी और वो इस बेस के द्वारा यहाँ C- यानी यहाँ से प्रोटॉन का निष्कासन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये कंडीशंस स्ट्रक्चरल कंडीशंस जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ हो उस तरह का यहाँ पर कुछ लगा हुआ नहीं है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इस बेस के द्वारा हटाया जाए और फिर इंट्रामोलिकुलर कोई एडिशन वगैरह हो, उसकी गुंजाइश यहाँ नहीं है। तो ले दे के बचता है एल्डर-इन रिएक्शन, जो कि इसका आंसर है। तो ये है इसका मैकेनिज़्म जो कि आप देख सकते हैं, और क्यों हुआ ये वो हम कैंसिल आउट करके भी कर सकते हैं। अगर हमें एल्डरीन रिएक्शन का मैकेनिज़्म नहीं भी मालूम हो और हमको इन तीनों के बारे में मालूम हो, तो भी हम आराम से कह सकते हैं कि ये तीनों के कंडीशंस यहाँ नहीं है और एल्डरीन रिएक्शन इज़ द आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उसमें भी पीरिडीन से संबंधित है। पीरिडीन के ऊपर से MCQs नेट JRF में काफ़ी आते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम उसकी उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते जाएंगे, उन खासियत को डिस्कस करते जाएंगे। आज जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलाइड आयन, जो पिरिडीन का न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होता है, हैलोजन आयन को डिस्प्लेस किया जाता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और ये इसके लिए आपको ये 2-3 बातें जानना ज़रूरी है।
2, 3, 4 हेलोपिरिडीन्स आर मोर रिएक्टिव दैन हेलोबेंजीन, यानी दूसरे, तीसरे और चौथे पोजीशन पर अगर हेलोजन है तो हेलोबेंजीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात, 2, 3, 4 हेलोपिरिडीन्स आर इक्वली रिएक्टिव एज नाइट्रोहेलोबेंजीन्स। तो नाइट्रोहेलोबेंजीन के बारे में हमें मालूम है कि अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ हो और यहाँ पर हेलो ग्रुप हो तो उसका इजीली सब्स्टिट्यूशन होता है, नाइट्रो हेल्प करता है सब्स्टिट्यूशन में। और जो जैसे ही 2, 3, 4 यानी 2, 3 और 4 पे हेलो अगर हो तो ऐसे पिरिडीन की रिएक्टिविटी नाइट्रोहेलोबेंजीन के बराबर हो जाती है। तीसरी बात जो अपने को ध्यान में रहनी चाहिए वो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एटम्स इन हेलोपिरिडीन इज़ 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। तो सबसे ज़्यादा अगर चौथे पोजीशन पे हेलोजन है, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर भी है, तो सबसे पहले फोर्थ वाला जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट या उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। उसके बाद सेकंड का नंबर आता है, सेकंड पर अगर हेलोजन है तो उसका सब्स्टिट्यूशन होगा, और लास्ट में तीसरे नंबर पोजीशन पे अगर हेलोजन है तो उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। हमारे पास जो पिरिडीन का डेरिवेटिव या सबस्ट्रेट दिया हुआ है उसके बिकॉज नाइट्रोजन विल गेट नंबर 1, तो ये नंबर 2 है, नंबर 3 जिसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और नंबर 4 जिसमें कुछ भी नहीं है, और नंबर 5 पे है ब्रोमो। अब रिएक्शन करवाया है मिथाइल एमीन से और हीट से, तो जाहिर सी बात है कि CH3NH ग्रुप जो है वो जुड़ेगा पिरिडीन पर। किस पोजीशन पे जुड़ेगा? देखिए, सिर्फ 2 पे है, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, तो हम अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी, तो 2 पे जो है वो हेलोजन वो हटेगा। 5 वाले का नंबर कहीं पे भी नहीं है यहाँ पर इसमें, तो 5 वाला जो हेलोजन है वो नहीं हटेगा। तो उसका मतलब सेकंड जो हेलोजन है दैट इज़ क्लोरो, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा या उसको सब्स्टिट्यूट करेगा मिथाइल अमीनो ग्रुप। अब हम देख लेते हैं ये जो 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, इन चारों में आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे हैं जिनमें क्लोरो ग्रुप जो सेकंड पोजीशन पे है वो बरकरार है, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये तीनों को हमने आउटराइटली क्रॉस कर दिया, और हमने चौथे में देखा कि सेकंड पोजीशन का जो क्लोरो है वो निकल गया है, उसकी जगह मिथाइलअमीन जो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया है। ये जो पोजीशंस हैं कि यहाँ पर चौथे पोजीशन पे आके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सेकंड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब पिरिडीन अनसब्स्टिट्यूटेड होता है यानी उसके ऊपर कोई भी प्रतिस्थापित नहीं लगा हुआ होगा, ऐसी स्थिति में सेकंड एंड फोर्थ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर हेलोजन है और वो भी 4, 2 एंड 3 यानी 2, 3, 4 पोजीशन पे अगर हेलोजन है तो उस समय उनका सब्स्टिट्यूशन पहले होगा, न कि नंबर 2 और नंबर 4 पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जो कि यहाँ और यहाँ देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि पिरिडीन की जो ये इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।